स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, कहा जाता है कि करीब 80 लाख की आबादी वाला यह शहर कभी सोता ही नहीं। कहीं जोश, कहीं उत्साह, कहीं झंकार तो कहीं शोर। लेकिन कोविड-19 ने यहां बहुत कुछ बदल दिया। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तब गलियों में सन्नाटा पसर गया। चुप्पी टूटती थी तो सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज से। फिर अचानक हैरान करने वाले बदलाव सामने आए। टैक्सियों और कारों के हॉर्न और न्यूयॉर्क के बाशिंदों के शोर के बजाय चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगी। दुनिया के दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन लगते ही कुदरत मुस्कुराने लगी। रियो डी जनेरो हो या फिर काहिरा, हर जगह दुर्लभ पक्षी नजर आने लगे। कारों का शोर गायब हुआ और हवा साफ हो गई थी। रात के वक्त आसमान में जगमगाते सितारे नजर आने लगे। और इसी से जन्मा एक सवाल कि क्या कोविड-19 हमारे शहरों की सूरत बदल देगा? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, नया दुश्मन। I have been obsessed with illness all my life. It's probably one of those. मैं अपनी तमाम उम्र बीमारियों को लेकर आसक्त सी रही हूँ। मेरे माता पिता टीबी और टाइफाइड बुखार जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी जुटाते रहे। ये बीमारियां अब भी तमाम लोगों की जान ले रही हैं। ये है हमारी पहली एक्सपर्ट बीएट्रिज कोलोमिना। वो अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की प्रोफेसर हैं। बीमारियों के बारे में जानने की दीवानगी ने ही प्रोफेसर कोलोमिना की रिसर्च को दिशा दी। उनके शोध का विषय था द रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज एंड सिटीज, यानी बीमारियों और शहरों के बीच का रिश्ता। बीती शताब्दी में बड़ी आबादी की फिक्र बढ़ाने वाली बीमारी टीबी यानी तपेदिक हैजा की तुलना में अलग किस्म की बीमारी थी। ये हवा के जरिए फैलती थी। दुनिया के हर 7 में से 1 व्यक्ति को टीबी की बीमारी थी। पेरिस जैसी घनी आबादी वाले शहरों में हर 3 में से 1 आदमी इस बीमारी की चपेट में था। शहरों की घनी बसावट की वजह से ये बीमारी जंगल की आग की तरह फैली। प्रोफेसर कोलोमिना बताती हैं कि आर्किटेक्ट और प्लानिंग के विशेषज्ञों ने इसका तोड़ निकालने की कोशिश की। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आला वास्तुविद ला कार्बुजिए ने पेरिस में आमूलचूल बदलाव का सुझाव दिया। प्रोफेसर कोलोमिना के मुताबिक वो 19वीं शताब्दी की वास्तु को बदलने की बात कर रहे थे। भवन कॉलम के सहारे जमीन से ऊपर उठकर तैयार किए गए ताकि बीमारी फैलने से रोका जा सके। टेरेस बनाए गए ताकि धूप मिल सके। So he's very much making this association between the modern. वो आधुनिक शहर बनाने के साथ साथ टीबी के खात्मे की तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन क्या टीबी और कोरोना वायरस महामारी के बीच भी कोई समानता तलाशी जा सकती है? क्या इस महामारी का भविष्य में तैयार होने वाले शहरों पर कोई असर दिख सकता है? Tuberculosis was understood. टीबी को घर से जुड़ी दिक्कत माना जाता था और अभी हम घर में क्वारंटीन हैं, यानी दिक्कत की वजह घर से बाहर समझी जा रही है। हमें घर में रहने की सलाह दी जा रही है। घरों को सुरक्षित जगह बताया जा रहा है और जो दुश्मन है वो सार्वजनिक जगहों पर है, शहर में है। जब दुश्मन बाहर था तो लाखों लोगों की दुनिया घरों तक सिमट गई। कई लोगों के लिए घर ही वर्क प्लेस यानी कि दफ्तर बन गए। प्रोफेसर कोलोमिना कहती हैं कि कोविड महामारी की वजह से घर से काम करने का चलन बढ़ा है। The city of the immediate future may look very different. अगर निकट भविष्य के शहरों की बात करें तो ये काफी अलग नजर आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि अभी के तमाम दफ्तरों का क्या होगा, लेकिन आपको कुछ अलग सोचना होगा। प्रोफेसर कोलोमिना ये भी कहती हैं कि बदलाव घरों में भी होगा। वहां काम करने की जगह बनानी होगी। वास्तुकारों को एक ही छत के नीचे रहने और काम करने की जगह की कल्पना करनी होगी। ये दौर आना भले ही बाकी हो, लेकिन कोविड-19 शहरों को बदलने लगा है। पार्ट 2, संकट का समाधान।
The city was totally empty. शहर पूरी तरह से खाली था, कोई कार नजर नहीं आ रही थी। आमतौर पर शहर में जिनसे माहौल बनता है वो दुकानें, बार और रेस्तरां सब बंद थे। ये हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट जीन लुई मिसिका। वो पेरिस के डिप्टी मेयर हैं। जीन हमें बता रहे थे कि कोविड-19 की वजह से जब शहर में करीब 8 हफ्ते तक का लॉकडाउन लगाया गया तो क्या हाल था। वो कहते हैं कि ये सब आसान नहीं था, लेकिन मुश्किल के वक्त लोगों की खूबियां बाहर आती हैं। लॉकडाउन हटाए जाने के बाद उन्होंने साइकिल चलाने को बढ़ावा देने का फैसला किया। पेरिस की मेयर की सहमति के बाद कुछ सड़कों पर कारों की आवाजाही बंद कर दी गई और इसका असर भी दिखा। The people who did not want to use the underground. शहर के लोग आवाजाही के लिए अंडरग्राउंड सेवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। उनके लिए बाइक अच्छा विकल्प थी। हमने आपातकालीन स्थिति को देखते हुए ऐसा किया और एक रात में बाइक लेन तैयार कर दी। इसकी कामयाबी के बाद हम इसे स्थायी तौर पर लागू करने का इरादा बना रहे हैं। पेरिस की सूरत बदलने के लिए तैयार 15 मिनट सिटी योजना की टीम में जीन लुई भी शामिल थे। In 15 minutes by foot or by bike from your home. आप अपने घर से पैदल निकले हो या फिर साइकिल पर, 15 मिनट के चलने के दौरान ही आपको वो तमाम सुविधाएं और सेवाएं हासिल हो जाती हैं जिनकी आपको तलाश है। मसलन आपको किसी डॉक्टर के पास जाना हो, स्कूल जाना हो, पार्क जाना हो या फिर खाने पीने का सामान खरीदना हो। जीन लुई कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शुरू हुई और ये आगे भी बनी रहेगी। ये भी 15 मिनट सिटी परिकल्पना का हिस्सा है। पेरिस में अभी काफी लोग शहर के पूर्वी हिस्से में रहते हैं और नौकरी शहर के पश्चिमी हिस्से में करते हैं। एक व्यक्ति को आमतौर पर घर से दफ्तर तक पहुंचने में करीब 45 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन अब ऑफिस की इमारतों को रिहायशी भवन में बदलना होगा। लेकिन क्या कोविड-19 संकट का भी इस योजना पर कोई असर हुआ है? I think that the crisis is also an opportunity. मुझे लगता है कि ये संकट भी एक अवसर है। हमें शहर के मूल ढांचे में बदलाव लाना है। हमने कोशिश की है कि लोगों के बीच सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। 15 मिनट सिटी योजना से शहर में मौजूद असमानता भी दूर होगी। जीन लुई कहते हैं कि शहर के अमीर और गरीब इलाकों का अंतर सेवाओं और सुविधाओं से पता चलता है। अगर आप हर जगह बेहतर सुविधाएं मुहैया करा सके तो असमानता को दूर करने में भी मदद मिलेगी। पार्ट 3 घनी आबादी की चुनौती। मैं इसी शहर में पैदा हुई और बड़ी हुई हूँ। ये हमेशा से ही घनी आबादी वाला शहर रहा है। ये है हमारी तीसरी एक्सपर्ट डॉक्टर वैदेही टंडेल। वो एक अर्थशास्त्री है। वैदेही मुंबई के बारे में बात कर रही हैं। पिछले साल कोविड-19 संक्रमण शुरू होने के बाद डॉक्टर वैदेही और उनके सहयोगियों ने मुंबई में संक्रमण के मामलों पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने गौर किया कि शुरुआत में ज्यादातर मामले मध्य और दक्षिण मुंबई में सामने आ रहे थे। ये शहर के अपेक्षाकृत संपन्न इलाके थे। उनका कहना था कि बीमारी शुरुआत में ऐसे लोगों के बीच फैली जो देश या विदेश का दौरा करके वापस लौटे थे, लेकिन कुछ हफ्ते बाद शहर भर में फैली झुग्गी बस्तियों में कोरोना के मामले सामने आने लगे। शहर की सबसे चर्चित झुग्गी बस्ती धारावी में भी संक्रमण के मामले मिलने लगे। Mumbai's density is about per square kilometer and slums are मुंबई even के more जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये करीब 32,000 प्रति वर्ग किलोमीटर है। झुग्गियों में जनसंख्या घनत्व कहीं ज्यादा है। मुंबई में 2-3 कमरे के अपार्टमेंट में 6 से 7 लोग रहते हैं। पानी की पाइपलाइन सार्वजनिक होती है। सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करना होता है। कई बार इतना पानी भी उपलब्ध नहीं होता कि लोग ठीक से हाथ साफ कर सके। कई बार ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। मुंबई की बनावट और बसावट में पहले की महामारियों की भूमिका रही है। साल 1898 में बॉम्बे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना। इसके 2 साल पहले शहर में प्लेग फैला था और बाद में ये ट्रस्ट बना। thought about urban planning in order to avoid शहर में प्लेग जैसी महामारी पर रोक लगाई जा सके, इसकी योजना तैयार की गई। ट्रस्ट ने शहर के बेहतर साफ सफाई और घर निर्माण की योजना तैयार की। लेकिन तब से अब तक शहर की आबादी बेतहाशा बढ़ चुकी है।
आज मुंबई की आबादी 2 करोड़ के आसपास है। डॉक्टर वैदेही का अनुमान है कि कोविड-19 महामारी के बाद भी शहर में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सस्ते घर बन सकते हैं, गरीब इलाकों में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। Dismantle slums to locate people in sort of public housing. ये भी हो सकता है कि गरीब बस्तियों को शहर के बाहर कर दिया जाए। हालांकि इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप लोगों को बाहर भेज देंगे तो आप उन्हें रोजी रोटी से भी अलग कर रहे होंगे। ऐसे में उनके लिए गुजर बसर करना मुश्किल होगा, इसलिए वो दोबारा शहर का ही रुख करेंगे और यहीं बसेंगे। यहाँ पैसे का कोई संकट नहीं है। मुंबई में देश की सबसे अमीर महापालिका है। समस्या आगे के हिसाब के सोचने और उसके हिसाब से काम करने की है। डॉक्टर वैदेही कहती हैं कि कुछ हद तक ये इसलिए नहीं हो पाता है कि शहर के जो नेता हैं वो जनता के प्रति सीधे जवाबदेह नहीं है। पार्ट 4 सोच में लोच। I grew up in a housing estate in Chicago. I've always grown up in cities. मैं शिकागो में बड़ा हुआ हूँ। ये हैं हमारे चौथे एक्सपर्ट रिचर्ड सेनेट। वो संयुक्त राष्ट्र को शहरों से जुड़े मामलों पर सलाह देते हैं। साल 1967 में रिचर्ड जब यूनिवर्सिटी में थे तभी अमेरिका में नस्लीय दंगे हुए। उनका कहना है कि वो तभी समझ गए कि कैसे कोई संकट एक शहर की पहचान को सामने लाता है। रिचर्ड का कहना है कि नस्ली दंगों में अफ्रीकी मूल के अमरीकियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये समुदाय गरीब होता गया, उनके घर छीनते गए, पुलिस उनका दमन कर रही थी। इन सब के बीच सवाल भी उठ रहे थे कि क्या शहर के स्तर पर कुछ किया जा सकता है। सोच ये थी कि घर और सार्वजनिक स्थानों को कैसे डिजाइन किया जाए कि वहां रहने वालों को लगे कि न्याय की भावना बनी हुई है। दंगे के कारण जांच के लिए कर्नर कमीशन बना। बीते साल जून में एक बार फिर से कमीशन की रिपोर्ट चर्चा में आई, जब अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। रिचर्ड कहते हैं कि तब लगा कि 52 साल में कुछ भी नहीं बदला है। अमेरिका के शहर अब न सिर्फ नस्लीय असमानता बल्कि कोविड-19 से भी जूझ रहे हैं। रिचर्ड को उम्मीद है इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है। वो उस सोच के हामी हैं जिसे कहा जाता है टेक्निकल अर्बनिज्म। So for instance, if you want to set up bike lanes in the city. मान लीजिए कि आप शहर में बाइक लेन बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रकम की जरूरत नहीं होती है। बस आपको पेंट करके लेन बना देनी होती है। ये बहुत आसान है। यही टेक्निकल अर्बनिज्म है, जहां आप समझ से समाधान निकालते हैं। इसमें काफी लचीलापन है। वो कहते हैं कि सिर्फ कोविड-19 से मुकाबले के लिए शहर को तैयार करने का कोई मतलब नहीं है। In 2 or 3 years, maybe we'll have a vaccine. We'll certainly have treatments. आने वाले 2 या 3 साल में आपको कोविड-19 की वैक्सीन और दूसरे इलाज मिल जाएंगे और तब आज के मुकाबले शहर की सूरत कुछ अलग ही होगी। 3 साल बाद बीमारी पर हमारा ज्यादा नियंत्रण होगा। ऐसे में हमें सिर्फ आज को ध्यान में रखकर ही बदलाव नहीं करने चाहिए। कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। ऐसे में शहरों की प्लानिंग करने वाले ऐसी योजना बना सकते हैं जहां शहरों में आबादी कम हो। लेकिन प्रोफेसर रिचर्ड का कहना है कि ऐसी स्थिति में खतरा ये है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे को कहीं अनदेखा न कर दिया जाए, जबकि दोनों पर एक साथ गौर करने की जरूरत है। वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जो बात लंदन और पेरिस में काम कर जाए वो मुंबई जैसी घनी आबादी वाले शहर में काम ना आए। वो कहते हैं कि योजना बनाने के स्तर पर आपको ज्यादा लचीलापन दिखाना होगा। हर जगह एक ही फॉर्मूला चलाना ठीक नहीं होगा। साफ है कि बीमारियों ने पहले भी शहरों की सूरत बदली है, चाहे वो प्लेग हो या फिर टीबी हो। आज हमारे सामने कोरोना वायरस है। कुछ शहरों ने सोशल डिस्टेंसिंग आजमाना शुरू कर दिया है। कई जगह घरों से ही दफ्तरों का काम हो रहा है। सड़कों पर कारें कम नजर आ रही हैं, हवा भी साफ हो रही है और चिड़ियों का कलरव सुनाई देने लगा है। ये बदलाव स्थायी हो, इसके लिए कल्पनाशील नेतृत्व और संसाधन दोनों की जरूरत होगी। लेकिन ये दोनों ही बहुतायत में नहीं मिलते हैं।